Hello everyone. So today we will discuss about entrepreneurial process. In our previous video we discussed about meaning of entrepreneurship or what are the characteristics of सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. सो लेट्स स्टार्ट. हमने क्या डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर होते क्या हैं. आज हम एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. एंटरप्रेन्योर क्या है? वो पर्सन है जिसके माइंड में नया आइडिया आता है एंड वो उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए वेंचर को इस्टेब्लिश करता है, अपने गुड्स को या फिर जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है उसे मार्केट में कंज्यूमर्स को इंट्रोड्यूस करता है. दैट इज एंटरप्रेन्योर. एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इस चीज की कंप्लीट प्रोसेस यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो एंटरप्रेन्योर वर्क परफॉर्म करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी एंड कलेक्ट एंड कंट्रोल रिसोर्सेज टू कन्वर्ट दैट अपॉर्चुनिटी इनटू रियलिटी. यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल किसी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता है, किसी आइडिया को फाइंड आउट करता है एंड सारे वर्क परफॉर्म करता है. यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी टास्क एंड एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है उसे परफॉर्म करता है सिस्टमैटिकली. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरटेकिंग अ टास्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर. कि ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम नए वेंचर को इस्टेब्लिश करने के लिए जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं. और ये जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं एक नए वेंचर को इस्टेब्लिश करने के लिए वही हमारा क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस. यानी कि न्यू वेंचर को इस्टेब्लिश करना या फिर जो आइडिया हमें आया है उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वही हमारी क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस. How you convert your idea into successful business right from the time of idea generation till the business is set up is entrepreneurial process. यानी कि आप अपने आइडिया को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करते हो उस टाइम जब आपको आइडिया आया है से लेके वहां तक जब आपने अपनी इस्टेब्लिश कर दिया है, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है, उसके बीच में जितने भी फेजेस आते हैं, जितने भी स्टेप्स आते हैं वही हमारी क्या है? एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस. नाउ स्टेप्स इन एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस. इसमें हमारे कितने स्टेप्स होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं और हम अच्छे से सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी, देन एस्टैब्लिशिंग अ विजन, परसुएड अदर्स, गैदर रिसोर्सेज, क्रिएट न्यू वेंचर, चेंज एंड अडॉप्ट द टाइम. नाउ फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस का? इज आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी. जब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था तो हमने उसमें भी बात की थी कि हमारा एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जिसको कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखती है. जब बाकी लोगों को एनवायरनमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल, कोई बैरियर नजर आता है उसी टाइम पे एक एंटरप्रेन्योर को एक अपॉर्चुनिटी और एक आइडिया नजर आता है. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. यानी कि फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कोई आइडिया जनरेट करना होता है, एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है. मार्केट के अंदर किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना हमारा फर्स्ट स्टेप है. क्योंकि हम क्या करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में? आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना. सो सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? आइडिया की तो रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो हम उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए टास्क और एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी को. इट मीन्स व्हेन यू सेंड दैट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस एनवायरनमेंट एट दैट टाइम व्हेन अदर डू नॉट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी और दे विल थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन, प्रॉब्लम एंड बैरियर इन एन एनवायरनमेंट. यानी कि उस टाइम पे जब बाकी लोगों को, बाकी बिजनेसेस को क्या लग रहा है कि मार्केट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर क्या है? कोई कंफ्यूजन है, कोई बैरियर है, कोई प्रॉब्लम है, उस टाइम पे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है मार्केट के अंदर कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो कोई क्रिएटिव आइडिया से क्या कर सकता है? बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता है. सो वो क्या होता है? एक उस टाइम पे जहां बाकी सबको प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है. इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस की हमारी फर्स्ट स्टेप होता है. एंड देन ओनली आइडेंटिफाइंग इज नॉट इनफ. अब हमने किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, सिर्फ इतना इनफ नहीं है, उसे राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है. अब राइट टाइम क्या होता है? उस टाइम जब आप पहले पर्सन हो जिसने उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है. अगर आपसे पहले किसी और पर्सन ने, किसी और बिजनेस ने उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यू प्रोडक्ट ले आएंगे. सो जो प्रोडक्ट आप लाओगे वो इनोवेटिव नहीं माना जाएगा. सो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना इज वेरी नेसेसरी. कि जब भी आप क्या करते हो,
अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हो तो उसे ऐसे टाइम पे फाइंड आउट करना चाहिए जब बाकी सबको उसमें प्रॉब्लम नजर आ रही हो और आपको उसमें एक आइडिया और एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो. दैट इज आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी. और हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उस अपॉर्चुनिटी को ही आइडेंटिफाई करना होता है. राइट टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि अगर हम वो फर्स्ट पर्सन है जिसने उस अपॉर्चुनिटी को देखा है तो हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी. एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज के क्या बेनिफिट्स होंगे कि हमारे प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे, क्योंकि हम वो पहले पर्सन होंगे जो उस क्रिएटिव प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं. हमारी मार्केट क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी, पब्लिक का ट्रस्ट हमारे ऊपर ज्यादा होगा क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो मार्केट एनवायरनमेंट फेस कर रहा है. देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हमारी डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि हम वो फर्स्ट पर्सन है, तो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. बेटर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. सो ये सब बेनिफिट किसे मिलेंगे, जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा. सो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है. और सिर्फ आइडेंटिफाई करना काफी नहीं है, उसे राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करना, सो दैट हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले. और अपॉर्चुनिटी को कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, जो पर्सन क्रिएटिव होगा. एक क्रिएटिव पर्सन ही क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है. अब हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया कि हमने अपॉर्चुनिटी को तो आइडेंटिफाई कर लिया कि, और सबसे पहले भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बिजनेस में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है. सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, एस्टैब्लिश अ विजन. उस अपॉर्चुनिटी को माइंड में रख के अब कोई विजन बनाना. अब आपको दिख गया कि आपका ये आइडिया है, फॉर एग्जांपल कि आपको, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि पहले नेट की एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं थी, तो आपने क्या किया, ये देखा कि लोगों को इंटरनेट की नीड है, लोग चाहते हैं कि वो उसे यूज कर सके. सो ये आपने आइडिया को जनरेट कर लिया कि आप इंटरनेट के ऊपर वर्क करोगे. नेक्स्ट थिंग क्या होती है, अब हमें एक विजन बनाना होता है. और विजन क्या होता है, जो हमारा ड्रीम होता है कि इस आइडिया के साथ मेरा विजन है कि मैं इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करूं. दैट इज आवर विजन कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं उसका क्या ड्रीम लेके चलेंगे, वो हमारा क्या होता है, विजन होता है. आफ्टर आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी, द नेक्स्ट थिंग इज टू एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म गोल और ड्रीम. कि अब उस अपॉर्चुनिटी पे जब हम वर्क करेंगे तो किसके लिए वर्क करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किसे अचीव करने के लिए हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे. उस ड्रीम को एस्टैब्लिश करना, उसे डिफाइन करना ही हमारा सेकेंड स्टेप है. Vision is something that defines where do you want to see yourself after अपकमिंग फ्यू ईयर्स. यानी कि कुछ सालों बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, उस चीज को एस्टैब्लिश करना, दैट इज विजन. यू मस्ट सेट अप अ विजन फॉर ग्रैबिंग एंड यूटिलाइजिंग अपॉर्चुनिटी. विजन मस्ट बी रियलिस्टिक, नॉट फैंटेसी. यानी कि जो विजन आप सेटअप कर रहे हो कि मैं कुछ साल बाद ये देखना चाहता हूँ कि हर एक पर्सन के पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. सो जो भी आपका विजन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आप सेटअप करो, वो कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए. यानी कि जिसे हम अचीव कर सके. वो इलॉजिकल और इनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, जिसे हम अचीव ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए. फैंटेसी पे बेस्ड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी. जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उसके रिगार्डिंग ही. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपॉर्चुनिटी इंटरनेट में देखी, विजन में किसी और ही चीजों की रिगार्डिंग बना रही हूँ कि मैं वर्ल्ड में नंबर 1 क्लोथिंग इंडस्ट्री बन जाऊंगी. सो वो मेरा विजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अपॉर्चुनिटी मैं इंटरनेट में देख रही हूँ. सो मेरा जो विजन है वो भी अपनी अपॉर्चुनिटी से ही रिलेटेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए. Once you have established your vision, you must to reach, establish और modify your vision according to the changes in the market. कि जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, मार्केट में चेंजेस होते हैं, उसके बेस पे आपको अपने विजन में भी कुछ चेंजेस करने चाहिए. क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, वो स्टेबल तो रहती नहीं, टाइम टू टाइम इवॉल्व करती है. सो जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, आप अपने विजन में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसे अचीव कर सको. सो सेकंड हमारा क्या है, एस्टैब्लिशिंग अ विजन. सबसे पहले हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया. अब हमने अपने विजन को एस्टैब्लिश कर लिया है. नेक्स्ट इज परसुएड अदर्स. परसुएड अदर्स का मतलब क्या है कि आपने देख लिया कि आपका ये आइडिया है, इस पे आप वर्क करोगे. और क्यों वर्क करोगे, क्योंकि आपने ये विजन एस्टैब्लिश कर लिया है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है. अब उससे एग्जीक्यूट करने के लिए आप अकेले तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकते, आपको कुछ टीम की रिक्वायरमेंट होगी. एक पर्सन के अंदर सारी स्किल नहीं होती, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी. उन सब पर्सन्स को गैदर करना, इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें परसुएड करना पड़ेगा, उन्हें मनाना पड़ेगा कि सब इकट्ठा आए और उस विजन को अचीव करने के लिए वर्क करें. Everybody has a dream, but you cannot complete and achieve that dream alone. You need a team or a group of person for executing and achieving your vision.
कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक टीम की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप अपने विजन को अचीव कर सको. यू हैव टू गैदर पीपल. सो जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है आपको, जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं, उनको मनाना कि वो इंटीग्रेटेडली वर्क करें, इकट्ठे होके वर्क करें ताकि हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके. वही हमारा नेक्स्ट स्टेप है परसुएड अदर्स, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना जो हम मिलके वर्क करेंगे उस विजन को अचीव करने के लिए. It is a formation of foundation team for business which involved both skilled individuals and financiers. यानी कि ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन करना एक फाउंडेशन टीम. जैसे हम नहीं देखते कि इस बिजनेस के फाउंडर्स कौन है, सो उनकी बिजनेस इस्टेब्लिश करना एक फाउंडेशन टीम, यानी कि जो एक्चुअल में वर्क करेगी, जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं उस आइडिया पे जो वर्क करेंगे. सो आप अकेले वर्क नहीं कर सकते. आपने आइडिया तो जनरेट किया बट उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी. उन सबको परसुएड करना, इकट्ठा आने के लिए नेक्स्ट स्टेप ही यही होता है, परसुएड अदर्स. नाउ फोर्थ स्टेप इज गैदर रिसोर्सेज. आपने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया अपॉर्चुनिटी को, उसके बेस पे विजन बना लिया कि हमारा विजन क्या है, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टीम की रिक्वायरमेंट होगी, लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो परसुएड किया उन्हें. नेक्स्ट इज अब हमारे पास लोग आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, उन सबको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी जिससे वो काम करेंगे, तो उन रिसोर्सेज को गैदर करना. अब रिसोर्सेज की हमारी रिक्वायरमेंट है क्योंकि रिसोर्सेज के बिना हम अकम्प्लिश तो कर ही नहीं सकते, एक्चुअल में तो उसी के थ्रू अकम्प्लिशमेंट होगी. अब हमें किस किस तरीके की रिसोर्सेज चाहिएंगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑपरेशनल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन रिसोर्स. सो सबसे पहले हमारी क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंस क्या होता है, हमारा लाइफ ब्लड है बिजनेस का. बिना पैसे के हम कुछ एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हमें पैसा चाहिएगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन पे वर्क कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सके, रन कर सके, एक्सपेंड कर सके. सो हम फाइनेंस कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं, हमारी पर्सनल सेविंग हो सकती है, जिसको आइडिया आया है उसकी पर्सनल सेविंग हो सकती है, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड से वो मांग सकते हैं. रिटेन्ड कैपिटल हो सकती है, यानी कि पहले से उन्होंने कहीं पैसा किसी को दे रखा था, वो पैसा वो वापस ले सकते हैं. पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी और के साथ, पार्टनरशिप यानी कि 50-50 की पार्टनरशिप कर ली ताकि वो इकट्ठा मिलकर वर्क करें. वेंचर कैपिटल्स एंड बैंक, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वहां से वो लोन ले सकते हैं. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक इशू, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां से लोन ले सकते हैं या फिर पब्लिक इशू कर सकते हैं, उससे वो क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं. सो सबसे पहले तो हम अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को गैदर करेंगे. देन नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रिसोर्सेज. फिर हमें क्या इकट्ठी करनी है, अपनी ऑपरेटिंग रिसोर्सेज. अब हमारे पास फाइनेंस तो आ गया, उसके बाद हमें फाइनेंस से उन रिसोर्सेज को, यानी कि ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म होगा, एक्चुअल एक्टिविटीज जो परफॉर्म होंगी, मशीनरी पे परफॉर्म होंगी, उनको इस गैदर करने का काम होता है ऑपरेटिंग रिसोर्सेज के अंदर. इसके अंदर हमारी दोनों आती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रिसोर्सेज. यानी कि टेंजिबल रिसोर्सेज कौन सी होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एंड इनटेंजिबल जिसे हम देख नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारी क्या होती है, इनटेंजिबल रिसोर्सेज. टेंजिबल के अंदर हमारा क्या क्या आता है, लैंड है, बिल्डिंग है, यानी कि अब आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे तो उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर एरिया तो चाहिएगा, लैंड तो चाहिएगी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, प्लांट होगा, मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा. सो ये सब चीजें आपको गैदर करनी होती हैं. देन उसके बाद क्या होता है, आपको मेक एंड बाय डिसीजन लेना होता है कि आप खुद से बनाओगे रॉ मटेरियल को या फिर बाहर से परचेज करोगे. सो जो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा आप वो चुन लोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रॉ मटेरियल खुद बना रहे हो तो वो ज्यादा कॉस्टलियर पड़ रहा है तो आप बाहर से परचेज कर लोगे, अगर वो कम कॉस्टलियर पड़ रहा है तो आप खुद ही बना लोगे. सो आपको ऐसे ही रेंट एंड बाय डिसीजन आप लोगे कि जो आपका एरिया है, जो आपकी जगह है, आपको चाहिए लैंड, अगर वो आप रेंट पे ले रहे हो तो सस्ती पड़ रही है, या बाय कर रहे हो यानी कि परचेज कर रहे हो तो उसके बेस पे आप क्या करते हो, सेलेक्ट कर लेते हो टेंजिबल रिसोर्सेज को. देन इनटेंजिबल में हम क्या करते हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब चीजों को गैदर करते हैं, अपनी एक क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनाने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को गैदर किया, देन ऑपरेटिंग रिसोर्सेज को गैदर किया. अब हमारी आती है ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, जो लेबर्स, एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करेंगे, उनकी सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, वो भी तो रिक्वायर होंगे. अब हमें कोई काम करना है तो उसके लिए लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ही, जो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करेंगे. सो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमारा क्या आएगा कि सबसे पहले सेलेक्ट करना कितने लोग चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि कैसा काम उन्हें करना है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना कि कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं, उसके बेस पे उन्हें कंपेंसेशन देना. परमानेंट और टेम्परेरी एम्प्लॉयज के, हमें परमानेंट एम्प्लॉयज चाहिए या टेम्परेरी चाहिए, ये डिसाइड करना. क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज, कितनी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, किस क्वालिटी यानी कि उनके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए है, ये डिसाइड करना.
उनके कोई कंप्लेंट्स हैं उन्हें हैंडल करना, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाए रखना, अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखना, ये सारी चीजें भी हमारी किसके अंदर आती है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती हैं। एंड नेक्स्ट रिसोर्स हमारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास मार्केट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है तभी हम एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अ बिजनेस इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन यू हैव साउंड बेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास अच्छा खासा इंफॉर्मेशन बेस है जहां आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली ही डील करो, उस फ्लो के साथ ही वर्क करो। सो आपको इन्फॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर विच स्टोर एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। और अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, जो एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटराइज, वो वर्क करता है ताकि हम अपनी लार्ज इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर स्टोर कर सके, जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम उसे एक्सेस कर सके, रिट्राइव कर सके। इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट, की जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो वेरियस पार्ट्स में होगी। जैसे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड अलग इंफॉर्मेशन होगी, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, जिसको भी जिस भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे चाहिए। यानी कि अगर जयपुर में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों कनेक्टेड है, सो दोनों अपने MIS से क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकती है। और वो इंफॉर्मेशन किस चीज के रिगार्डिंग होनी चाहिए, कस्टमर के रिगार्डिंग, मार्केट के रिगार्डिंग, सप्लायर्स के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग, यानी कि स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग हमारी क्या होगी, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, सो दैट हम अच्छे से उन्हें मैनेज कर सके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद विजन एस्टेब्लिश किया, उसके बाद हमने परसुएड किया कुछ लोगों को जो स्किल्स हमें रिक्वायरमेंट थी, देन हमने रिसोर्सेज को कलेक्ट किया, जिसके अंदर सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देन हमने ऑपरेशनल रिसोर्सेज, देन हमने कौन सी की थी, उसके बाद हमारी आती है ह्यूमन रिसोर्स एंड देन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। अब हमारे पास सारी रिसोर्स आ गई हैं, हमने ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा कर लिया, हमारे पास पैसा आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम फाइनली क्या करते हैं, क्रिएट न्यू वेंचर, यानी कि एक नए बिजनेस को इस्टेब्लिश कर देते हैं। ये टाइम होता है जब हम एक्चुअल में एक्शन लेते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। आफ्टर यू हैव गैदर्ड ऑल योर रिसोर्सेज, नाउ यू हैव टू पुट योर आइडिया इनटू एक्शन। ये टाइम है जब आप उसे एक्शन में पुट करते हो, यानी कि जब आप अपने बिल्डिंग को, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हो। इट इज अ स्टेज वेयर यू एक्चुअली एग्जीक्यूट योर आइडिया, जहां पे आप अपने आइडिया को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हो, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने आइडिया जनरेट किया था उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल में करते हो, उसे प्रोवाइड, कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो। फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन यू रिक्वायर परसुएशन एंड एंथुसिज्म, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो तो हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके अंदर एक जील होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए उसके लिए वर्क करने के लिए। तो आपको एंथुसिज्म क्रिएट करना होता है एंड परसुएशन क्रिएट करना होता है। परसुएशन यानी कि दूसरों को मनाना इस तरीके से वर्क करने के लिए कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सको, यानी कि कॉस्ट आपकी कम से कम आए और उससे बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा हो, तभी आप एक इस्टेब्लिश कर सकते हो एक सक्सेसफुल वेंचर को। यानी कि क्रिएट करने के लिए एक तो आपको उनके अंदर जील क्रिएट करनी होती है, यानी कि एक एक्साइटमेंट लेके आनी होती है, एंड दूसरा उनको परसुएड करना होता है इफेक्टिवली वर्क करने के लिए। अब हमने सिर्फ क्रिएट करने से कुछ नहीं होता, जब हमने उसे क्रिएट कर लिया उसके बाद उस बिजनेस को रन भी करना होता है, चलाना भी होता है, और उसके लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए एंड प्रिजर्वेंस होनी चाहिए। यानी कि अगर हम फेल भी होते हैं तो भी हमारे पास ऑप्शंस हो, हम उसी पैशन के साथ वर्क करें। अब हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया है न्यू वेंचर को, उसके लिए हमने अच्छा मीन्स क्रिएट भी किया, उसे रन भी कर रहे हैं, उसके लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर रहे हैं। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्रिएट करने के बाद चेंज और अडॉप्ट विद द टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं उन्हें आपको अडॉप्ट भी करना होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में, मार्केट में जो जो चेंजेस आते हैं उनके साथ आपको डील करना होता है। अपने प्रोडक्ट में नए चेंजेस लेके आने होते हैं, अपने बिजनेस में नए चेंजेस लेके आने होते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसे अडॉप्ट करें और उसे चेंज करे, उसके साथ डील करे, ताकि आपका बिजनेस और ज्यादा अच्छे से वर्क करे, इफेक्टिवली वर्क करे। चेंज नेसेसरी है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, बट वो इतना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि चेंज को क्या होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं, या एक तो हमारा कि क्या हमारे पास उतने फंड अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमें फिर फाइनेंशियल अरेंजमेंट करनी होती है। एंड सेकंड इज एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो इतने सालों से जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, जब हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं उस चीज को। सो उन्हें मनाना इस चेंज के लिए कि हम न्यू चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, इन सब चीजों में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी फेस करती है ऑर्गेनाइजेशन, बट उन्हें अच्छे से इसके साथ डील करना होता है और चेंज को एक्सेप्ट करना होता है ताकि हम अच्छे से सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सकें. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe.